अब हम डिस्कस करने लगे हैं पास्ट पेपर 2017। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक आर्ग्यू। इंटरनेशनल लॉ ऑक्सीमोरोनिक है, इसके बारे में डिस्कस करें। ऑक्सीमोरोनिक टर्म का मतलब होता है कि जब आप दो अपोजिंग आइडियाज़ को एक सिंगल एक्सप्रेशन में जमा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो टर्म है ये ऑक्सीमोरोनिक है। सो हमने ये देखना है कि आया वाकई इंटरनेशनल लॉ ऑक्सीमोरोनिक है कि नहीं। तो इसको ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरोनिक, इसको साबित करने के लिए जो आर्गूमेंट्स हैं हमारे पास जिसको सपोर्ट करते हैं वो ये है, लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। चूँकि इसके पास इंटरनेशनल लॉ के पास कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इट्स मीन के दो डिफरेंट, इसको जो अप्लाई करना है वो मुश्किल है। तो इसको अप्लाई करने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है ना वो डिफरेंट अपोजिंग जो नेशंस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ना इकट्ठे होकर अपने डिस्प्यूट्स को हल कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद नहीं होती। ठीक है, डिपेंडेंट्स ऑन स्टेट कॉन्टेंट्स। कहते हैं ये जो इसके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इट्स रिलाइज ऑन स्टेट कॉन्टेंट्स, मीनिंग दैट स्टेट्स आर ओनली बाउंड टू ट्रीटीज और नॉर्म्स दे हैव एक्सप्लिसिटली एग्रीड टू। यानी कि जो स्टेट्स ने अपनी लीगली तौर पे ट्रीटीज़ को अपनाया है ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर बाउंड होती हैं, उसके अलावा जो है ना दूसरे जो लॉज है रेगुलेशन है उसके ऊपर ये बाउंड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड डबल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लॉ जो है ना ये ज़्यादातर इनकन्सिस्टेंट होता है और ज़्यादातर जो है ना ये सिलेक्टिव होता है। पावर स्टेट जो है ना वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को से डिसएग्री कर जाती हैं आमतौर पे, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ना ये अपोजिंग आइडियाज़ हैं। ठीक है, नॉन कंप्लाइसेंट लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर जो है ना इंटरनेशनल जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस ऑफ क्लियर लेजिस्लेशन एंड जुरिस्डिक्शन। क्लियर लेजिस्लेशन नहीं है, क्लियर जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, इसके डिफरेंट सोर्सेज है, एक सोर्स नहीं है, डिफरेंट सोर्सेज हैं, कस्टम्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, जुडिशल डिसीजंस हैं, ETC ETC। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर एग्रीमेंट है जो है कि ये कहता है कि ये ऑक्सीमोरिक नहीं है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो फंक्शनल और इफेक्टिव है। ये कहते हैं कि कस्टमरी लॉ एंड बाइंडिंग ट्रीटीज़, कि वो कहते हैं कि अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर देख लें कि कस्टम्स और जो ट्रीटीज़ हैं वो हमेशा रिकॉग्नाइज की जाती हैं और जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर अडेयर भी रहती हैं। ठीक है, इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस कीपिंग। इंटरनेशनल लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि ये इफेक्टिवली जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहा है और पीस कीपिंग की इसने जो है ना वो पॉसिबल बनाया है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ना इंटरनेशनल लॉ जो है वो तमाम चूँकि कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स को सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल ह्यूमन जो है इंटरवेंशन उसको इंश्योर करता है ताकि हार्म को कम से कम किया जा सके, तो ये इस साबित करता है कि ये इफेक्टिव लॉ है। प्रमोशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर द कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, ETC। ठीक है, इंक्रीजिंग कंप्लाइज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो ये जो है ना डिस्पाइट द परसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल, चूँकि ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ वीक है, उससे हट के भी स्टेट्स जो है वो जनरली कंप्लाई करती हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा वायलेट करती हो। सो ये हमारे पास हम एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कुछ एस्पेक्ट्स में ऑक्सीमोरोनिक है और कुछ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो सेवरल सोर्सेज के ऊपर रिलाई करता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आर्टिकल नंबर 38 है उसमें जो कि इसके सोर्सेज को प्राइमरी और सेकेंडरी सब्सिडियरी सोर्सेज के अंदर जो है ना वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्राइमरी सोर्सेज जो है ना ये लीगल ऑब्लिगेशन दैट आर बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एक्टर्स के ऊपर जो फोकस करती हैं। ठीक है, इसमें ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस हैं। सबसे पहली ट्रीटीज़ एंड जो है ना फॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन टू और स्टेट्स और टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो लीगली बाइंडिंग होती है, लीगली एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रीटीज़ हैं। ठीक है, और ट्रीटीज़ जो है ना हमारे पास एक बेसिक वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, फिर हमारे पास है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। इट्स डेवलप्ड फ्रॉम द कंसिस्टेंट एंड जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, वो नॉर्म्स जो ज़्यादातर स्टेट्स की तरफ से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं वो एक इंटरनेशनल लॉ के तौर पर सामने आती हैं फिर। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, बड़ी नेशंस हैं, उनके जो हमारे पास उनके पास से जो जनरल प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है फिर वो इंटरनेशनल लॉ बन जाते हैं, जस्ट लाइक फेयरनेस, जस्टिस, गुड फेथ, ईटीसी। ठीक है, सब्सिडियरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो ये जो है ना ये प्ले अ सपोर्टिंग रोल इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग प्राइमरी सोर्सेज को इंटरप्रेट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए ये जो सोर्सेज है इसको सपोर्ट करती हैं। ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस जो स्टेट है उनको ये जो है ना क्रिएट ही करते हैं, बल्कि ये सप्लीमेंट्री टूल होते हैं ये क्लियरफाई करने के लिए कि जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है जुडिशल डिसीजंस। वो जुडिशल डिसीजन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस लेता है फॉर वेरियस रीजनल ह्यूमन राइट इशूज़ ईटीसी, तो वो बाद में जो है कि इंटरनेशनल लॉ बन जाती हैं। ठीक है, स्कॉलरली राइटिंग्स ऑन एकेडमिक कंटेम्प्रेरी, जो बड़े राइटर्स हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो जो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो भी एक इंटरनेशनल लॉ के हवाले पे से जानी जा सकती है। ठीक है, इसमें ग्रोटियस है, ओपनिहियम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयन ब्राउन ऑयल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजंस एंड रेजोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो जो डिसीजन लेती हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह जो है ना के डिसीजंस यानी कि एक लीगल डिसीजंस नहीं होते, बल्कि जो एग्रीमेंट्स ये साइन करती हैं वो भी एक लॉ बन जाता है। ठीक है, इनके दरमियान जो अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के दरमियान डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला है बाइंडिंग नेचर। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं लीगली बाइंडिंग होते हैं, सब्स्टिट्यूटरी सोर्सेज लीगली बाइंडिंग नहीं होते, बल्कि ये जो है ना इन प्राइमरी सोर्सेज की इंटरप्रिटेशन के लिए होते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, जो प्राइमरी सोर्स है ये डायरेक्टली लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं और जो सब्स्टिट्यूटरी सोर्सेज हैं ये लीगल ऑब्लिगेशंस को डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते। ठीक है, रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं ये बेसिकली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूटरी सोर्सेज ये इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे प्राइमरी सोर्सेज इन डिस्प्यूट्स को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। सोर्स ऑफ लेगिटिमेसी एंड अथॉरिटी, प्राइमरी सोर्स जो होती है इनके पास लेगिटिमेसी होती है, एक ख़ास अथॉरिटी जो होती है यानी एक ख़ास अथॉरिटीज़ की तरफ से ये इशू होते हैं, जबकि जो सब्स्टिट्यूटरी सोर्सेज होते हैं ये ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम देयर रोल इन सपोर्टिंग एंड क्लेरिफाइंग प्राइमरी सोर्सेज के अंदर ही इनका रोल होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्राइमरी सोर्सेज जो है ये प्राइमरी फंक्शंस हैं इंटरनेशनल लॉ के, जबकि सब्सिस्टिटरी जो सोर्सेज हैं ये कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय ऑफरिंग इंटरप्रिटेशन के जरिए जो है ना इंटरनेशनल लॉ को इवॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन गुड ऑफिसेज एंड मेडिएशन हेल्प इन अवॉइडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स हाई हैंडेडनेस। अब जो है ना इंटरनेशनल यूनाइटेड वो कहते हैं गुड ऑफिसर्स मेडिएशन जो है वो कैसे जो सिक्योरिटी काउंसिल की हाई हैंडेडनेस है उसको ये सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्रूशल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हाउएवर ये जो अथॉरिटी है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये हाई हैंडेड है, यानी कि इसके अंदर जो है ना परमानेंट मेंबर्स और जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ये गुड ऑफिसेज और मेडिएशन के जरिए इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। गुड ऑफिसेज का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, टू हेल्प कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज़, यानी कि जो दो पार्टीज़ के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल्स के बजाय अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो इट्स कॉल्ड गुड ऑफिसेज। और मेडिएशन होती है कि ये एक एक्टिव इंटरवेंशन होती है वेयर अ थर्ड पार्टी असिस्ट्स कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज रीच इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है जो गुड ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे सिर्फ निगोशिएशंस होती हैं। ठीक है, सिर्फ बातचीत होती है, थर्ड पार्टी करवाती है, लेकिन मेडिएशन में जो है ना ये एग्रीमेंट तक पहुँचने के लिए जो है ना ये पार्टीज़ को सपोर्ट करती है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाई हैंडेडनेस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव डायलॉग, गुड ऑफिसर्स एंड मीडिएशन जो है ना, चूँकि डायलॉग्स को इंकरेज करते हैं बिटवीन अमंग सर्टेन पार्टीज़, तो ये जो है ना ये नॉन स्टेट एक्टर्स होती हैं। ठीक है, जो डायलॉग्स हैं जो कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स होती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पावरफुल स्टेट के, चूँकि पावरफुल स्टेट के जो इन्फ्लुएंस है उससे बचा जा सकता है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ पावर इम्बैलेंसेस, जो पावर हैं परमानेंट मेंबर्स की, जो अगर हम गुड ऑफिसेज या मीडिएशंस की तरफ जा रहे हैं तो जो पावर है परमानेंट मेंबर्स की, उसको, इसका मतलब है कि हम रिड्यूस कर देते हैं और इंक्रीज जो एज अ रिज़ल्ट हाई हैंडेडनेस जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। इंकरेजमेंट ऑफ लोकल ओनरशिप, मेडिएशंस गुड ऑफिसेज जो है ना ये एम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल ओनरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कहते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए लोकल ओनरशिप होनी चाहिए, यानी जो पार्टीज़ हैं उनको खुद उसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो है ना यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ चले जाएँ। फ्लेक्सिबिलिटी इन सोल्यूशंस, जो गुड ऑफिसर मेडिएशंस है ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, जबकि जो होती है ना सिक्योरिटी काउंसिल, उसके डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। प्रिवेंशन एंड एस्केलेशन, बाय इंकरेजिंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन एट अर्ली स्टेज के, अगर डायलॉग्स इंकरेज करें, गुड ऑफिसर्स एंड मेडिएशंस कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम एस्केलेटिंग टू द पॉइंट वेयर द, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल तक जाने से पहले ही जो है ना वो डायलॉग्स के थ्रू गुड ऑफिसर्स जो है ना वो इसको रिजॉल्व करवा देते हैं। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी एंड लेगटिमेसी, जो इन्वॉल्व, अगर न्यूट्रल मेडिएटर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इन रिजॉल्विंग द प्रोसेस, इन रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इट विल बी इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है। अगर हम बात करें इनको किन चैलेंजेस का सामना है, तो सबसे पहले है लेक ऑफ अथॉरिटी, गुड ऑफिसर्स मेडिएशंस के पास सिक्योरिटी काउंसिल जितनी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। डिपेंडेंस ऑन विलिंगनेस, ये जो होती है ना मेडिएशंस, ये हमेशा विलिंगनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है, उनकी डिपेंडेंस के बगैर ये नहीं कर सकती। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इफेक्टिव मेडिएशंस ऑफन रिक्वायर सब्सटेंशियल सोर्सेज को चाहिए होती हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो उसको इफेक्टिव जो एबिलिटी है टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं। ठीक है। पोटेंशियल फॉर डुप्लीकेशन, देयर इज़ अ रिस्क के जो पैरेलल मेडिएशंस हैं वो डुप्लीकेट करें सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज इंटरनेशनल लॉ डील विद प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ जो है वो इंटरनेशनल लॉ कैसे डील करता है। प्रिजनर ऑफ वॉर जो होते हैं वो ऐसे कम्बेटेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर किया जाता है एनिमी की तरफ से इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है। तो इसको गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ मौजूद है। ठीक है। सो लीगल फ्रेमवर्क हम देखते हैं जो है प्रिजनर ऑफ वार्स को गवर्न करने के लिए क्या है। थर्ड जिनेवा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1949 में जो पास हुई थी, इसमें ह्यूमन ट्रीटमेंट का एक लॉ आर्टिकल नंबर 13 वो अप्लाई होता है प्रिजनर ऑफ वार्स के ऊपर। राइट्स ऑफ प्रिजनर ऑफ वार का आर्टिकल नंबर 14 अप्लाई होता है, और कुछ जुडिशियल गारंटीज़ हैं आर्टिकल 82 से लेके 108 तक, जो कि राइट्स ऑफ प्रिजनर ऑफ वार्स के से रिलेटेड है। ठीक है। रिलीज एंड रिपार्टेशन के लिए जो है वो आर्टिकल नंबर 118 है। ठीक है। इसमें कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, जस्ट लाइक एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें भी कुछ इसके हवाले से डिस्क्रिप्शन है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है। ये जो है ना स्टेट्स बाउंड है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उनको बाउंड करता है कि वो जो POWs हैं यानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं उनके खिलाफ टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल उनको हासिल है। ठीक है। वो फेयरली, उनको ये गारंटी दी जाए कि उनका ट्रायल जो है वो फेयर होगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस। मेडिकल एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन, जो प्रिजनर ऑफ वार्स हैं उनको मेडिकल केयर और फूड पर शेल्टर पर जो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट के पास है, जिन्होंने उसको जो है ना वो पकड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन विद फैमिलीज एंड रेड क्रॉस, जो प्रिजनर ऑफ वार्स है उनके पास ये एक राइट हासिल है कि वो अपनी फैमिली से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, जो कि इनके ट्रीटमेंट को मॉनिटर करती है, उसको साथ भी जो है वो कर सकते हैं।
कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, इन्फोर्स मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो हैं हमारे पास POWs यानी प्रिजनर ऑफ वार, उनके खिलाफ उनके लिए जो है उनके लिए जो ये ट्रीटमेंट है उनका, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, ये कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो है ना कुछ चैलेंजेस का सामना है। जैसे पहला है लेक ऑफ कंप्लाइंस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो इनके प्रिजनर ऑफ वार्स उनके राइट्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से स्टेट्स जो है वो क्या उसके साथ कैसे सलूक करती है कैसे नहीं करती, इसको इसकी अकाउंटिंग के लिए, इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी हमारे पास प्रोसीजर मौजूद नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें, इसके पास अथॉरिटी है कि वो इंडिविजुअल्स को जो है ना वार क्राइम्स के इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सके। तो ये इट विल बी अ मिस ट्रीटमेंट ऑफ ये जो प्रिजनर ऑफ वार्स उनका मिस ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द वीना कन्वेंशंस डिफाइन अ ट्रीटी, इट्स मेजर फीचर्स एंड द कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, ट्रीटी जो है ये एक फॉर्मल लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये हमेशा इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए जो है वो गवर्न किया जाता है। ट्रीटीज़ को गवर्न करने के लिए हमारे पास वियना कन्वेंशंस है जो कि 1969 में साइन की गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इट्स आर्टिकल नंबर 21A एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट concluded between states in written form and governed by international law, whether combined by in a single instrument or in two or more related instruments। इसके मुताबिक ऐसे लीगल और रिटन एग्रीमेंट्स जो स्टेट्स के दरमियान होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, वो ट्रीटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इसकी मेजर फीचर्स की जो है ना ट्रीटी की बात करते हैं, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होती है। ठीक है, जो रिटन नहीं होती वो ट्रीटीज़ उसको जो है फॉर्मल ट्रीटीज़ नहीं समझा जाता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ट्रीटी का हमेशा मकसद जो होता है वो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना होता है। इंटरनेशनल लॉ गवर्निंग, ट्रीटीज़ के लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हमेशा बनाए गए और ये हमेशा उसी के अंडर चलती है। ठीक है, म्यूचुअल कॉन्सेंट, ट्रीटी जो है ना हमेशा म्यूचुअल कॉन्टेंट्स बिटवीन पार्टीज से होती है। ऐसा नहीं है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ जो है ना वो कॉन्सनेंट उनका ना हो, उनकी मर्जी ना हो। ठीक है, ये दोनों तरफ से होती है। बाइंडिंग नेचर, वंस रेक्टिफाइड ट्रीटीज़ आर लीगली बाइंडिंग, एक दफ़ा पास हो जाए तो ट्रीटीज़ जो है ना हमेशा लीगली बाइंडिंग हो जाती है, उनके पास एक लीगल जो है ना वो आ जाता है, नेचर आ जाती है। रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, आर्टिकल 102 जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का है वो ये कहता है कि ट्रीटीज़ को हमेशा यूनाइटेड सेक्रेटरीट के अंदर रजिस्टर भी करवाना चाहिए और पब्लिश भी करवाना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो क्या कंडीशंस हैं, ये आर्टिकल नंबर 54 to 64 ऑफ जिनेवा वियना कन्वेंशंस का। ये ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो है ना पार्टीज़ इन्वॉल्विंग पार्टीज़ वो म्यूचुअली एग्रीमेंट से इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकती हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, सम जो ट्रीटीज़ हैं उसमें स्पेसिफिक कुछ जो हमारे पास कंडीशन इंटरनेशनल लॉ की, अगर वो उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रही तो उसको जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है। वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, अगर एक जो ब्रीच ऑफ ट्रीटी है वो उसको ऑब्लिगेट करता है, ऑब्लिगेशंस को वायलेशन करता है, एक पार्टी उसकी वायलेशन करती है, तो आर्टिकल 60 ऑफ वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो दूसरी पार्टी है उस ट्रीटी को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, जो आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन है वो ये कहता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ रहा है तो पार्टीज़ जो है वो ट्रीटी को चेंज कर सकती हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं। ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर जैसे जैसे नई नई इवॉल्विंग्स हो रही हैं, पुरानी ट्रीटीज़ जो है ना वो इनएक्टिव होती जा रही हैं। एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, ट्रीटीज़ जो है ना वो मे बी इट्स फॉर सम ड्यूरेशन, जो है नेक्स्ट इसका जो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शनल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोंटेविडियो कन्वेंशंस ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, हमारे पास उन्होंने पूछा है, हमारे पास है, अगर हम राइट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है विच अलाउ पीपल्स टू डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस एंड परस्यू देयर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो है ना लो पीपल्स यानी जो कौमें हैं उनके पास ये हक हासिल है कि वो अपना पॉलिटिकल स्टेटस, उनकी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल स्टेटस जो है उसको सेव करने में जो है ना वो रोल प्ले कर सकती है।
इसके बारे में जो हमारे पास लीगली एक फ्रेमवर्क मौजूद है वो मॉन्टेविडियो कन्वेंशंस है, जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स के ऊपर हुई थी 1933 में। ठीक है, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अंदर जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटहुड का क्राइटेरिया क्या बताया गया था। ये कहा गया था कि जो स्टेट का क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरियाज बताए गए थे। सबसे पहले परमानेंट पॉपुलेशन हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो और कैपेसिटी टू एंटर इन अ रिलेशन विद अदर स्टेट्स हो, फिर वो स्टेट बनती है। ठीक है, अब हम जुरिस्डिक्शनल कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं जो सेल्फ डिटर्मिनेशन को हासिल है। ठीक है, सबसे पहले है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ईच स्टेट्स है ऑफन व्यू मूवमेंट्स ऑफ फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एज थ्रेट्स और फॉर देयर सॉवरेनिटी। कोई भी स्टेट है ना, उसके अंदर जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो जो टेरिटरी दूसरी स्टेट्स की टेरिटरी जो इंटीग्रेशन है या सॉवरेनिटी है उसका ख्याल रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना वो उस वक्त एक हाई अच्छी मूवमेंट बन सकती है, या आप किस तरह से करें नोटेबल मूवमेंट बन सकती है जब उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल हो, यानी कि दूसरी स्टेट्स की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट। और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन रिक्वायर्स अ स्टेट टू हैव अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट के ऊपर जो एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट हो और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट जो है ना वो हो सकती है। ठीक है, एसोसिएटेड विद सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जो होती है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, ये हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से होती है। तो ये कहा जाता है कि अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट हो तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स को रोका जा सकता है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कल्चरल या हिस्टोरिकल एक था होते हैं हमारे पास प्रैक्टिसेस थी, उसके हवाले से जो है ना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स हमेशा उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। इसकी एग्जांपल जो ना कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, उसको कश्मीर की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है या पैलेस्टाइन की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है उसकी आप इस तरह से एग्जांपल ले सकती हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग ट्रीटीज एंड रेजोल्यूशंस कैन इम्पोज एडिशनल कॉन्स्टेंट्स ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर एक एडिशनल कॉन्स्टेंट लागू कर सकती है। ठीक है, स्टेट ऑफन इन्वॉक इंटरनेशनल लॉ टू जस्टिफाई देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए स्टेट जो है वो ऑफनली इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है हमारे पास नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ स्टेट विद एन इंडिविजुअल के साथ स्टेट का क्या रिलेशनशिप है। तो स्टेट के रिलेशनशिप को विद एन इंडिविजुअल डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। पहला है लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, इनके जो स्टेट और जो है ना इंडिविजुअल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा लॉज एंड रेगुलेशन से गवर्न किया जाता है। ठीक है, एक जो स्टेट है वो अपने इंडिविजुअल को कुछ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करती है, और इसी तरह जो है इंडिविजुअल उसकी टूवर्ड्स द स्टेट कुछ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी। ठीक है, स्टेट जो है वो सिटीजनशिप और नेशनैलिटी को कॉन्फर करती है, विच इस्टेब्लिश लीगल। जो सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी होती है ना, एक लीगल होती है, बॉन्ड होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट्स। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फिलोसफर लाइक जॉन लॉक एंड जीन जैकोस ये कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो तब एग्जिस्टेंस में आई थी जब इंडिविजुअल्स के दरमियान जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो वो स्टेट बन गई थी। वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। स्टेट जो है ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल्स को की प्रोटेक्शन करे, वेलफेयर करे। इसी तरह स्टेट का ये राइट है कि इंडिविजुअल उसको प्रोटेक्ट करें, उसको वेलफेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। पार्ट बी जो है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ रेफर्स टू आर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, डिक्लेरेशन एंड गाइडलाइंस एस्टैब्लिश बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसी डिक्लेरेशन, ऐसे गाइडलाइंस जो कि नॉन बाइंडिंग होती है, रिटन नहीं होते, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट लॉ। ठीक है, सो इसके अंदर जो है ना इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉफ्ट लॉ जो होते हैं ना होता है इसके अंदर रेजोल्यूशन, गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह
होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना फॉर्मल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, चूँकि रिटर्न नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्टेशंस की जा सकती हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन हार्ड लॉ, जो हमारे पास हार्ड लॉ है, ये जो रिटन लॉ है, उसकी डेवलपमेंट में सॉफ्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उस लॉ को शेप किया जा सकता है। प्रमोटिंग कंप्लाइंस एंड कॉपरेशन, सॉफ्ट लॉ हमेशा जो है ना, चूँकि ये नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन ये हमेशा कॉपरेशन को इन्हेंस करता है। ठीक है, बहुत कम जो है ऐसा कि सॉफ्ट लॉ जो है ना कॉपरेशन को कम करे, ये हमेशा कॉपरेशन को इन्हेंस करता है। चैलेंजिंग एंड लिमिटेशंस, इसकी कुछ एडवांटेज के साथ इसके कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो है ना लेक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी है, चूँकि ये रिटन नहीं होता, फॉर्मल नहीं होता, तो इसको जो है ना इन्फोर्स नहीं किया जाता, या फिर इन्फोर्स करने को में बहुत चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स, पार्ट थर्ड जो है। कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स रेफर्स टू द कोऑर्डिनेट मिलिट्री एक्शन टेकन बाय मल्टीपल स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस थ्रेट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी के थ्रेट्स को कम करने के लिए ग्लोबल लेवल पे जब बहुत ज़्यादा स्टेट्स मिलके जो है ना इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तो हम कहते हैं ये कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स है। ठीक है, इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, ये यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल का चैप्टर नंबर 6 एंड 7, आर्टिकल नंबर 51 और 42, ये यूज़ ऑफ कलेक्टिव फोर्स जब पीस ज़रूरी हो उसको ये जो है ना लीगली साबित करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, इसमें जो है ना इसको परफॉर्म करने के लिए कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स को परफॉर्म करने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो नेटो है, अफ्रीकन यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है। फिर हम इसकी एग्जांपल जो है ना वो ले सकते हैं शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, SCO, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसकी केस स्टडीज़ हैं कुछ। नेटो इन्वेंशन इन कोसोवो 1999 में जो है ना नेटो ने एक एयर स्ट्राइक अगेंस्ट यूगोस्लाविया विदाउट यूनाइटेड काउंसिल के से मशवरा किए बगैर उन्होंने ये कंडक्ट की थी एयर स्ट्राइक, और जो है ना फॉर द पर्पज़ ऑफ पीस। ठीक है, इनके जो चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो ये जो कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स है उसको बहुत सी लीगल एंड एथिकल डायलामास का सामना है। ठीक है, पर्टिकुलर रिगार्डिंग द सोवरेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये था हमारे पास कलेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स, और इसी के साथ जो है ना हमारी इस पेपर की डिस्कशन ख़त्म होती है।